नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 से संबंधित है। लास्ट क्लास में हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी। आज हम सेक्शन 2C में जो कंपनसेशन की परिभाषा दी गई है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 2C में कंपनसेशन के बारे में बताया गया है कि कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन एज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस एक्ट। प्रतिकर से अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित प्रतिकर अभिप्रेत है। अब प्रतिकर होता क्या है? तो प्रतिकर से तात्पर्य काम के दौरान होने वाली शारीरिक या मानसिक दुर्घटना से कर्मचारी को घटित होने वाली क्षति की नियोजक द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति से है। अब हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि प्रतिकर अधिनियम में जो प्रतिकर दिया जाता है वो पूरी तरीके से टॉर्ट में जो क्षतिपूर्ति दी जाती है, नुकसानी दी जाती है, उससे पूरी तरीके से अलग है। तो टॉर्ट का नुकसानी और प्रतिकर अधिनियम का प्रतिकर दो अलग अलग बातें हैं और दोनों ही अलग अलग सिद्धांतों पर काम करता है। सहमति से किए गए कार्य से क्षति नहीं होती है, ठीक है। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया के आधार पर प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद अपकृत्य के सभी वादों में स्वीकार्य है, किंतु इस अधिनियम के अधीन संचालित कार्रवाइयों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसी प्रकार हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जो योगदायी उपेक्षा कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के आधार पर प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद या अवश्यंभावी दुर्घटना मीन्स इनवाइटेबल एक्सीडेंट या सहकार्मिक की असावधानी आदि के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवाद इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर की कार्यवाही में मान्य नहीं हो सकते हैं। तो टॉर्ट का नुकसानी और प्रतिकर अधिनियम का प्रतिकर दो अलग अलग बातें हैं। अब हम कुछ केसेस के बारे में देखते हैं। पहले बात करते हैं हम भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड वर्सेस प्रतिकर आयुक्त। 1983 का ये वाद है। इस वाद में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसने कहा कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिकर आयुक्त द्वारा यदि एक बार प्रतिकर राशि का निर्धारण कर दिया जाता है तो तत्पश्चात प्रदान किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्व प्रतिकर राशि का निषेध नहीं किया जा सकता, चाहे द्वितीय प्रमाण पत्र में कर्मचारी के क्षतिग्रस्त अंश में सुधार होने के संकेत ही क्यों न दिए गए हों। तो इस बात में न्यायालय ने कहा कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उस समय उसका मेडिकल करवाया जाता है और जो चिकित्सक होता है एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करता है। उस मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जो कमिश्नर होता है वो प्रतिकर कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड करता है। अब एक बार प्रतिकर का अमाउंट डिसाइड करने के पश्चात बाद में अगर उसी व्यक्ति का दोबारा से उस कर्मचारी का दोबारा से मेडिकल करवाया जाता है तो इस वाद में जो मेडिकल करवाया गया था वो लगभग 1.5 साल बाद करवाया गया था और उसके जो क्षतिग्रस्त अंग थे उनमें बहुत सुधार हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उस दूसरे वाले प्रमाण पत्र को मान्य न मानकर पहले वाले प्रमाण पत्र को ही प्रतिकर की राशि निर्धारित करने के लिए मान्य माना गया था। दूसरा जो वाद है वो आता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनाम खजुनी देवी एवं अन्य। 1999 का यह वाद है। इस मामले के अनुसार कर्मचारी की जो मृत्यु है वो 7 जुलाई 1995 को हुई थी और अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक सन 1995 में संशोधन प्रतिकर की राशि में वृद्धि हो गई थी। संशोधन 1995 में ही लागू कर दिया गया था। तो कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त ने उक्त संशोधन निर्धारित किया था, अर्थात जो बाद में संशोधित राशि थी, ठीक है, जो बढ़ा हुआ अमाउंट था वो कमिश्नर ने बढ़े हुए अमाउंट का प्रतिकर के रूप में निर्धारण किया था। तो जो बीमा कंपनी थी, बीमा कंपनी ने अपील के माध्यम से इसका विरोध किया था।
उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी है उसकी मृत्यु 95 में हुई तो उसकी मृत्यु पहले हो चुकी थी और जो संशोधित अधिनियम था वो बाद में आया था। अतः जो प्रतिकर का अमाउंट है वो पहले के अनुसार होना चाहिए, ना कि संशोधित अधिनियम के अनुसार। लेकिन जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय था उसने कहा कि यदि परिलाभ मामले के अंतिम निर्णय की अंतिम तिथि पर उपलब्ध है तो कर्मचारी को उक्त अभिलाभ दिया जाना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने एक केस देखा था और केस का नाम था मदन मोहन वर्मा वर्सेस मोहनलाल। उस बाद में हम लोगों ने दो टर्म देखी थी, एक प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। तो इस अधिनियम का जो प्रभाव है हमने उस बाद में देखा था कि वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, अर्थात भूतलक्षी होता है। तो न्यायालय ने भी यहाँ पे भूतलक्षी अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव लागू करते हुए जो कर्मचारी था उसको संशोधित प्रतिकर प्रदान किया गया था, जिससे उसकी जो प्रतिकर की राशि थी वो बढ़ गई थी। नेक्स्ट हमारा इसमें जो डेफिनेशन आती है वो क्लॉज डी में दी गई है, आश्रित की परिभाषा डिपेंडेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिपेंडेंट आश्रित। Dependent means any of the following relatives of a deceased employee, namely आश्रित से अभिप्राय मृत कर्मचारी के निम्नलिखित नातेदारों में से है। पहला, a widow, a minor legitimate or adopted son, an unmarried legitimate or adopted daughter, or a widowed mother, and if wholly dependent on the earning of the employee at the time of his death, a son or a daughter who has attained the age of 18 years and who is infirm. Third, if wholly or in part dependent on the earning of the employee at the time of his death, a widower. B, a parent other than a widowed mother. C, a minor illegitimate son and unmarried legitimate daughter, or a daughter legitimate or illegitimate or adopted if married and a minor, or if widowed and a minor. D, a minor brother or a unmarried sister or a widowed sister if a minor. E, a widowed daughter-in-law. F, a minor child of a predeceased son. G, a minor child of a predeceased daughter where no parent of the child is alive, or H, a paternal grandparents if no parents of the employee is alive. Explanation. For the purpose of subclause second and item F and G of subclause 3, reference to a son, daughter or child includes an adopted son, daughter or child respectively. आश्रितों की कर्मचारी के आश्रितों में निम्नलिखित नातेदार सम्मिलित हैं: विधवा, अवयस्क, अधर्मज पुत्र और अविवाहित अधर्मज पुत्री अथवा विधवा माता। सेक्शन 2G1 में एक अवयस्क धर्मज अथवा दत्तक पुत्र एवं एक अविवाहित धर्मज अथवा दत्तक पुत्री को संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। पुत्र अथवा पुत्री जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जो शिथिलांग है, यदि वह कर्मचारी की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः आश्रित था अथवा थी। कर्मचारी की मृत्यु के समय पूर्ण रूप से ये आंशिक रूप से उसकी उपार्जनों पर आश्रित विदुर माता पिता, जिसके अंतर्गत विधवा माता नहीं आती है, अवयस्क अधर्मज पुत्र, अविवाहित अधर्मज पुत्री, या यदि विवाहित है और अवयस्क है, या विधवा है और अवयस्क है तो पुत्री चाहे वह धर्मज हो या अधर्मज हो, अवयस्क भाई या अविवाहित बहन या विधवा बहन यदि वह अवयस्क है, विधवा पुत्रवधू, पूर्व मृत पुत्र की अवयस्क संतान, जहाँ कर्मचारी के माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है वहाँ पितामह और मातामही, यदि वह कर्मकार की मृत्यु के समय उसके उपार्जनों पर पूर्णतः या भागतः आश्रित था या थी।
स्पष्टीकरण, उपखंड 2 और उपखंड 3 के पद 6 और 6 के प्रयोजनों के लिए एक पुत्र या पुत्री या संतान के संदर्भ में क्रमशः एक दत्तक पुत्र या पुत्री या संतान इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सेक्शन 2G है, उसमें जो आश्रित शब्द हैं उसको 3 श्रेणियों में विभक्ति किया गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में विधवा, अवयस्क धर्मज पुत्र, अविवाहित धर्मज पुत्री अथवा विधवा माता को मृत कर्मचारी पर पूर्ण आश्रित होना स्वीकार किया गया है। तो दूसरे शब्दों में यह प्रश्न ही नहीं उठता है कि वे मानव आश्रित थे अथवा नहीं, अर्थात उनको साबित करना आवश्यक नहीं है, उन्हें मान लिया जाएगा और उन्हें किसी प्रकार से किसी भी चीज़ को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आती है द्वितीय श्रेणी। तो द्वितीय श्रेणी में उल्लेखित संबंधियों द्वारा प्रतिकर प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वे शिथिलांग हों और यह भी आवश्यक है कि वे कर्मचारी के मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित हों। ठीक है, तो उन्हें यह साबित करना पड़ेगा। और तीसरी श्रेणी में वे सम्मिलित किए गए हैं जो पूर्णतः अथवा भागतः मृतक पर आश्रित हो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा केस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। केस का नाम है मुन्नुस्वामी वर्सेस रंगास्वामी। इस वाद में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिकथन प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त प्रथम श्रेणी के संबंधियों के सिवाय अन्य समस्त संबंधियों को यह साबित करना होगा कि वह पूर्णतः या अंशतः मृतक कर्मचारी की आय पर आश्रित थे। न्यायालय ने अपने विनिश्चय में यह कहा कि यह विषय पूर्णतः तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा इसमें कोई भी निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। दूसरा केस है राबुरी कोटैया वर्सेस दसारी नागवारा धनम्मा। AIR 1962 का आंध्र प्रदेश का यह वाद है। इसमें यह विनिश्चय प्रदान किया गया कि कर्मचारी की विधवा पत्नी ने अगर बाद में विवाह कर लिया है तो प्रथम श्रेणी में आश्रित विधवा पत्नी का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि मृत्यु के समय की वस्तु स्थिति पर विचार करके न्यायालय द्वारा विनिश्चय प्रदान किया जाता है। उत्तरकालीन स्थिति से उसके पूर्ववर्ती अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस बात में विधवा पत्नी के बारे में प्रश्न उठा था। हमने देखा है कि जो पत्नी है, विधवा पत्नी है, वह प्रथम श्रेणी की आश्रित में आती है और अगर वह पत्नी बाद में दूसरा विवाह कर भी लेती है तो उसे आश्रित होने के कारण प्रतिकर का जो अधिकार प्राप्त है वह अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग विधवा माता। लेकिन जो विधवा माता है अगर वह पुनर्विवाह कर लेती है तो यह स्थिति उसके आश्रित होने के अधिकार को लगभग समाप्त कर देती है। और जहाँ तक सौतेली विधवा माता के आश्रित होने का प्रश्न है, न्यायालयों के विनिश्चय अलग अलग हैं। कुछ न्यायालय कहते हैं कि जो सौतेली विधवा माता है उसको आश्रित में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा उच्च न्यायालय कैलकाटा उच्च न्यायालय का मत है और ऐसा उन्होंने मनका देवी बनाम बंगाल बोम मिल में निर्धारित किया। वहीं पे कुछ उच्च न्यायालयों का यह मत है कि जो विधवा सौतेली माता है उसे विधवा माता में आश्रितों में सम्मिलित करना चाहिए या नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए और ऐसा नागपुर उच्च न्यायालय कहता है। उनका मत जो है वो सकारात्मक है और उन्होंने ऐसा अपर आयुक्त सिंघभूम बनाम मुसम्मात लक्ष्मीबाई नायडू AIR 1945 में निर्धारित किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आश्रित से संबंधित जो दूसरे इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।